भारत की जो शिक्षा नीति है वो जेनजीस के अकॉर्डिंग नहीं है। जब आप रिप्रोडक्शन जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है उसको ही नहीं पढ़ा पा रहे तो आप कैसे ये इतने भारी भरकम टॉपिक जो होते हैं कंट्रोवर्शियल, इनको कैसे समझ पाएंगे जेनजी। कोई भी इन सब चीज़ों के लिए ना जाए। हमारे पास स्ट्रेस बस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, थेरेपीज है, योगा है, मेडिटेशन है, गो फॉर इट, पर प्लीज अपनी हेल्थ से खिलवाड़ मत। नमस्कार, भारत फर्स्ट टीवी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस पीढ़ी की जो सपने ही नहीं देखती, जो सवाल करती है, जिसके लिए आज़ादी सिर्फ फैशन नहीं फाउंडेशन है। आज हमारे साथ हैं नए युग के बच्चे जो हमें बताएंगे कि जेनजीज की मेंटलिटी कैसी है। आइए बात करते हैं उनके साथ। और मेरे साथ हैं, आपका नाम? मार्स। आपका नाम? ऋषभ। ऋषभ, आप बताइए कि जेनजीज के लिए क्या इम्पोर्टेंट, स्टेबल जॉब या उनका पैशन? मैम, हमको लगता है कि आजकल के जो जेनजी हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हैं कि उनको आगे करियर में क्या करना चाहिए। वो चाहते हैं कि हम पैशन को फॉलो करें, लेकिन उनको पैशन बहुत फास्ट चाहिए, रिजल्ट। पैशन को फॉलो करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट फास्ट चाहिए। जैसे मैं ओलंपिक की तैयारी करूँगा लेकिन मुझे मेडल 2 दिन में चाहिए, उसके लिए 4-5 साल मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि वो पैशन फॉलो कर रहा है ट्रूली। मतलब आप ये क्या चाह रहे हैं कि जेनजीज जो है वो टाइम नहीं देना चाहती अपनी पैशन को? एग्जैक्टली मैम। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जेनजीज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मानसी? जैसा मैम आपको पता है, जेनजीज आर बेसिकली फास्ट जनरेशन, हर चीज़ बहुत जल्दी होना चाहिए होती है, इसीलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग सोचते हैं कि जैसे हम फाइनेंशियल स्टेबल होंगे वैसे ही हम अपनी हर चीज़ अचीव कर पाएंगे। शिक्षा नीति है वो कहाँ तक ठीक है अकॉर्डिंग टू जेनजीज? क्या सही है भारतीय शिक्षा नीति? मैम, हमें लगता है कि भारत की जो शिक्षा नीति है वो जेनजीस के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि उसमें बच्चों को कुछ स्किल्स नहीं सिखाया जाता और कुछ टॉपिक ऐसे छोड़ दिए जाते हैं जो क्रिटिकली है, जैसे कि मैरिज, रिलेशनशिप, ये सेक्स, ये जो ऐसे टॉपिक हैं तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल माना जाता है और बताया नहीं जाता। थोड़ा सा एक सोशल स्टिग्मा होता है कि अरे ये टॉपिक नहीं बताना है क्योंकि बच्चों को ये गलत प्रभाव डालेगा। एक्चुअली वो वही इम्पोर्टेंट टॉपिक कहते हैं और जो स्किप कर देते हैं। मतलब जो हम एक रटा रटाया ज्ञान लेते हैं उससे जो एक सोशल की जो चीजें, बेसिक चीजें, उनको जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है। यस मैम, यस मैम, यस मैम। जैसे कि हम 10th क्लास में पढ़ते थे, उसमें एक चैप्टर आता था रिप्रोडक्शन, तो उसको बायोलॉजी वाली मैम जो होती थी हमारी, वो बहुत फास्टली पढ़ा देती थी। हाँ बिल्कुल, इसका ये सही बात। जब आप रिप्रोडक्शन जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है उसको ही नहीं पढ़ा पा रहे तो आप कैसे ये इतने भारी भरकम टॉपिक जो होते हैं कंट्रोवर्शियल, होमोसेक्सुअलिटी और ये सारी चीजें, तो आप इनको कैसे समझ पाएंगे जेनजी जब आपको इतना ओपन नहीं। बिल्कुल ऋषभ, आपने बिल्कुल सही कहा। हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर को एक तरह से अवॉइड कर जाते थे या उसे मिस ही कर जाते थे, या पढ़ाया ही नहीं जाता, किसी को पढ़ाया ही नहीं जाता था। जी जी बिल्कुल सही। मानसी, जेनजीज में आजकल बहुत डर है शादी को लेकर। आपको क्या लगता है, जेनजीज के लिए भी शादी एक माइलस्टोन है या फिर सिर्फ एक ऑप्शन या एक मर्जी की करे कि ना करे? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बेसिकली अभी जो इन्वायरमेंट चल रहा है और जो सोसाइटीज़ में हो रहा है, तो हम जेनजीज के लिए बेसिकली एक ऑप्शन बनता जा रहा है मैरिज। बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग ये सोचते हैं कि व्हाट इफ़ हमारा पार्टनर ऐसा नहीं हुआ, हमारे एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? आपको नहीं लगता कि जेनजीज में शादी को लेकर कहीं डर भी है, या डर की वजह से वो शादी नहीं करना चाह रहा? कहीं क्या ये बात सही है क्या? यस मैम, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो डर बना हुआ है कि हम एक्सपेक्टेशंस पूरी कर पाएंगे सामने वाले की या नहीं, और कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग कैरी कर पाएंगे अपने संग या नहीं। ऋषभ, क्या लगता है आपको कि जेनजीज के लिए लव मैरिज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या अरेंज मैरिज? क्या करना पसंद करते हैं जेनजीज? सर मैम, मुझे लगता है कि जो जेनजीज के लिए है वो लव मैरिज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अरेंज मैरिज में एक फियर में रहते हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो हमारा साथ दे पाएगा या नहीं, क्योंकि उनके स्टडी के प्रोसेस में कोई ना कोई उनके साथ में रिलेशन में आ जाता है, जिससे उनके साथ सारे मैरिज करने में ज़्यादा वो होता है, कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हमें इनसे ही मैरिज करनी है। लेकिन अगर
उनसे कहा जाता है कि अरेंज मैरिज करनी है, तो ये एक डाउट में रहती हैं कि सामने वाला लड़का या लड़की पहले रिलेशन में रह चुका है या नहीं, क्या वो हमारे साथ रह पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि जीवन के बीच में हमें साथ छोड़कर चले जाएगा या हमें चीट कर देगा, तो ये फियर रहता है। इसलिए वो एक सेफ ऑप्शन करते हैं कि पहले से ही लव मैरिज कर लेते हैं, फिर बाद में लव मैरिज कर लेंगे, जिससे कि एक फियर कम हो जाए। फियर कम हो जाता है, मतलब उनका डाउट कम हो जाता है कि मैं पहले से इस लड़की को जांचता हूँ, तो एक फियर कम हो आता है। ये है। ओके मानसी, जो एक चीज़ और ट्रेंड में चल रही है और अब हमें ये भी हो गया है कि हमें सरकारी तरफ से मान्यता भी है कि लिव इन रिलेशनशिप है ना, तो क्या आपको लगता है कि नहीं ये जो इस जनरेशन में लिव इन रिलेशनशिप की जो ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, ये ऑल्टरनेट है एक मैरिज का? कहाँ तक सही लगता है आपको लिव इन रिलेशनशिप? मैम वैसे ओवरऑल देखा जाए तो जेनजीज में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप, बिकॉज कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि प्रॉपर कमिटमेंट से पहले हम एक पर्सन के संग रह लें, उनको जान लें, तो वो ज़्यादा बेटर है। सिचुएशनशिप, करीब सिचुएशनशिप। तो बिकॉज मैम मैरिज इज़ अ वास्ट कमिटमेंट फॉर अस कि तो शादी हो रही है, बहुत कुछ चेंजेस हो जाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं रिस्क नहीं लेना चाहते। तो लिव इन रिलेशनशिप में इसमें लोग ज़्यादा अभी इंडल्ज हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत भी है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग फिज़िकल चीज़ों पे भी ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं, एंड जो कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत है। मानसी, एक लड़की होने के नाते आपको ये नहीं लगता कि एक लिव इन रिलेशनशिप टूटता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हार्म होता है वो एक लड़की को होता है? क्योंकि लड़की फिजिकली अगर वो होती है तो उसकी काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लड़कों में वो कंपेरेटिवली नहीं होती। तो आपको नहीं लगता कि एक लिव इन रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद लड़की ज़्यादा इफेक्ट में आती है? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? यस मैम, आई टोटली एग्री। लड़कियों पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हम लोग इमोशनली भी ज़्यादा अटैच रहते हैं, प्लस अगर फिजिकली की भी बात करें तो आगे एक स्टिग्मा बन जाता है, कहीं ना कहीं वो टैबू आ जाता है लड़कियों के संग। क्योंकि जब आगे अगर हम किसी और के संग रिलेशनशिप की बात करें या आगे हम किसी के संग फ्यूचर देखें, तो वो पर्सन जानना चाहता है हमारे पास के बारे में। अगर हम ओपनली उसे सब कुछ बताते हैं तो वो कहीं ना कहीं डाउट रहता है, और आगे कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को बीच में लाता ही है। लड़कों में ये चीज़ बहुत कम होती है। लड़कों में फिर भी अगर मैं देखूं तो वो थोड़ा सा प्राइड वाली चीज़ें आ जाती हैं कि हम इतने रिलेशनशिप में रहे, तुमने फिजिकल, लेकिन लड़कियों के लिए इट्स काइंड ऑफ अ शेम। वही बात है, समाज में रिलेशनशिप मतलब है तो ठीक है कि है, लेकिन वो सारा ब्लेम जो होता है वो लड़की पे आ जाता है कि तुम थी, मतलब लड़कों पे ब्लेम नहीं किया जाएगा, लड़कियों पे ब्लेम किया जाएगा। कुछ ऐसा हो जाता है कभी कभी, है ना। ऋषभ, आप क्या कहेंगे कि जेंसीज में ये जो फिजिकल रिलेशनशिप है ये बढ़ती जा रही है शादी से पहले ही, क्या कितना ठीक है ये? क्योंकि एक लड़के पर इसका कम असर पड़ता है, एक लड़की पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि वो सोशली फिर कट जाती है और उसे एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता। क्या कहेंगे, क्या ये ट्रेंड सही चल रहा है आजकल? मैम हमें लगता है कि ये ट्रेंड बिल्कुल गलत चल रहा है, क्योंकि एक लड़का अगर फिजिकली किसी के साथ जा रहा है तो वो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर लेगी जहाँ तक, लेकिन अगर लड़की के बारे में पता चलता है कि इतनी लोगों के साथ फिजिकल हुई है तो वो बहुत बुरा प्रभाव डालता है एक लड़की के मैरिज करियर पे और उसके फिजिकली, मेंटली सब तरीके से। लेकिन अगर बॉयज़ के बारे में कहा जाता है ना, तो बॉयज़ में एक वो चलता है कि अरे मैं इसके साथ भी रहा हूँ, इसके साथ भी रहा हूँ, तो उनमें एक वो चलती है प्राइड, ऐसा कुछ चलता है, प्राइड मैटर। तो हमें लगता है कि काफ़ी गलत चीज़ है, फिजिकली नहीं जाना चाहिए। फिजिकली नहीं जाना चाहिए, और अगर जाते भी हैं तो इस चीज़ को काफ़ी अपने में मतलब रखना चाहिए, है ना। इसको फिर सोचे ही प्राइवेसी का मैटर हो जाना चाहिए के लिए। क्या कहेंगे इसकी? हाँ, आजकल लड़कों को लगता है कि ये लड़की है, इसके साथ फिजिकल हो जाता हूँ, उसके बाद थोड़े दिन फिजिकल रहता हूँ, और उसके बाद जब शादी की बात आएगी तो मैं हट जाऊँगा, नहीं दूंगा, कमिटमेंट नहीं दूंगा, ना ही मैरिज करूँगा और ना ही इसे छोड़ूंगा। तो ये चीज़ बहुत गंदी चली है, जो कि बहुत गलत है लड़कों की तरफ से। फैमिली को फेयर है कि हमारी लड़की के साथ ऐसा ना हो, तो वो चाइल्ड मैरिज कर दें इसी फेयर की वजह से कि हमारी लड़की इस फेयर
हमारी लड़की किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाए ऐसे, और उसका फ्यूचर अच्छा हो सके, इसलिए वो 18 का भी नहीं होने देते, वो पहले ही मैरिज कर देते। ये चीज मैंने भी अब नोटिस कर रही हूँ कि मतलब ये चीज देखा जा रहा है कि जेंजीज में अब फैमिलीज का लड़कियां भी जल्दी मैरिज कर रही हैं। अब फिर से वो ट्रेंड आ रहा है कि 21-22 की उम्र में शादी हो जाना, मतलब शायद यही कोई डर हो गया है ना। मानसी, एक चीज और चल रही, चलो ये तो एक अलग हटके बात है। अब जो एक क्या कहेंगे, एक ट्रेंड चल रहा है कि लड़कियां स्मोकिंग कर रही हैं, ड्रिंक कर रही हैं, अपने आप को एक मतलब एक सिंबॉलिक सा हो गया है कि हाँ मैं बहुत फैशनेबल हूँ तो मैं ड्रिंक कर रही हूँ या फिर मैं स्मोक कर रही हूँ। बट क्या सही है ये चीज़ एक लड़की होने के नाते? ये तो किसी के लिए भी सही नहीं है, लड़कों के लिए भी सही नहीं है देखा जाए तो, बट लड़की के लिए कितना सही और गलत है ये? बेसिकली मैम, जो सोसाइटी है उसमें अभी कॉर्पोरेट कल्चर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। एंड अगर हम कॉर्पोरेट कल्चर में देखें तो वहाँ पे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल बहुत कॉमन है और कहीं ना कहीं स्टेटस सिंबल माना जाता है। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं कि जो शायद नहीं करना चाहती हैं या उनको पता है कि इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे बॉडी पे, स्टिल क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है या एक प्रेशर आ गया है कि भैया मुझे 4 लोगों के बीच में खड़ा होना है तो मेरे को भी हाथ में ग्लास लेके खड़ा होना पड़े, ये कहीं ना कहीं आ गया है। प्लस हम लोग जो बात करते हैं क्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं फेमिनिस्ट भी होते जा रहे हैं कि अगर ये लड़का कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। हाँ, लड़कियों में ये बात हो रही है कि ना लड़का कर सकता तो मैं क्यों नहीं। चाहिए लड़का करना भी गलत है, बट लड़की का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ये जैसे भगवान ने उनको बनाया है उसमें थोड़ा सा तो कुछ तो है जिसके लिए स्मोकिंग या ड्रिंक थोड़ा ज़्यादा नुकसान उन्हें ज़्यादा पहुँचा सकती है आगे फ्यूचर के लिए भी। ये क्या आपको सही लगता है ये बात? मैम टोटली एग्री, बिकॉज मैम बहुत सारी चीज़ अगर हम देखी जाए तो लड़के आगे वाली जनरेशन को नहीं ला रहे, हम लड़कियां ला रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो अभी इन्वायरमेंट चल रहा है, ये जो हमारी चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह से हमारी फिजिकल नीड्स में, हमारी फिजिकल बॉडी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। आजकल PCODs बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनका कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे कि वो कहाँ से हो रहा है। कहीं ना कहीं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल हमारी फर्टिलिटी और इन सब चीज़ों पे बहुत बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रही थी कि जो बच्चों का मतलब कल जब आप पेरेंट बनोगे या माँ बनना चाहोगे तो शायद आपको ये काफ़ी इफेक्ट डालेंगी ये चीज़ें। सही है मैम? टोटली एग्री मैम। और इनफैक्ट लड़कियां क्या, लड़कों के लिए भी बहुत ज़्यादा लड़कों के लिए भी है। तो इसलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी इन सब चीज़ों के लिए ना जाए। हमारे पास स्ट्रेस बस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, थेरेपीज है, योगा है, मेडिटेशन है, गो फॉर इट, पर प्लीज़ अपनी हेल्थ से खिलवाड़ मत करो। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है मानसी आपने। मानसी, एक बात और बहुत चीज़ देखी जा रही है तो जितना जनरेशन में देखी जा रही है वो ये है कि लड़कियां बहुत इम्पेशेंस हो जाती हैं। लड़के अगर कुछ भी करते हैं तो या तो वो हाथ उठा देती हैं या गाली गलौज पे आ जाती, एकदम से लड़कों पर ब्लेम करने लग जाती हैं। और लड़के शायद उसका अपोज भी नहीं कर पाते क्योंकि कानून काफ़ी सख्त है लड़कों के लिए। क्या कहना चाहेंगी मानसी आप इसके बारे में? आई टोटली एग्री। अगर हम इंस्टाग्राम उठा लें, सोशल मीडिया उठा लें, वहाँ पे हम देखते हैं कि आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं। आप देखोगे कि अगर किसी लड़की के संग कोई हैरेसमेंट हुआ है तो वो बहुत जल्दी वायरल हो रहा है। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि जिसके साथ एक्चुअल में हुआ है ठीक है, समझ में आया है, लेकिन किसी के साथ नहीं हुआ, वो अपनी वीडियो वायरल करने के चक्कर में वो चीज़ कर रहा है। कहीं ना कहीं हम विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि इन दी एंड हम भी एक लड़की हैं, हमारे साथ एक्चुअल में भी वो होता है। और शायद अगर हम बार बार ये चीज़ें लाएंगे तो एक्चुअल में जब होगा ना तो कोई हम पे बिलीव नहीं करता। हाँ, वो भेड़िया है Correct. तो बिल्कुल गलत है। पहले हमें फैक्ट चेक करना चाहिए। आज की जनरेशन बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, हर चीज़ एकदम से स्टोरीज पर लगा देती है, वायरल कर देती है। हम सोचते नहीं हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं मैम। तो हमें पहले फैक्ट चेक करना चाहिए कि वो चीज़ जो हमें दिखाई जा रही है वो कितनी सच है, उसके बाद हमें उस पर एक्शन देना चाहिए। अगर गलती से कहीं पे हमें फिजिकल टच हो गया है या हमारे संग ऐसा हमें लग रहा है कि असॉल्ट हो गया, तो पहले एक बार वेरीफाई करना चाहिए, इज इट अ असॉल्ट या ये गलती से हुआ है। गलती से हुआ, बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। यूँ इसी ऋषभ, एक चीज़ और जो देखी जा रही है वो ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा डिजीज़ में एंजाइटी और डिप्रेशन है।
आज की सर्जिस जो है वो डिप्रेस्ड है, परेशान है, मतलब उन शायद मुझे लगता है कि वो जनरेशन है जिनको काफ़ी कुछ मिला है अपनी लाइफ से। पेरेंटिंग बहुत अच्छी मिली है आई थिंक 90%, ठीक है, लेकिन तब भी वो इतनी एंजाइटी में, इतनी डिप्रेशन में क्यों है? क्या कहना चाहेंगे ऋषभ आप इसके बारे में? मैम इसके काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न मैं देना चाहूँगा कि शादी को लेके इनसिक्योरिटी, उनको अपने लाइफ पार्टनर के लिए इनसिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा। सेकंड, उनके करियर को लेके, वो करियर स्टूडेंट जल्दी क्यों डिप्रेस्ड है? वो तो उसको तो शादी की कोई टेंशन नहीं, फिर भी क्यों डिप्रेस्ड है? क्योंकि मैम वो करियर को फोकस नहीं कर पा रहा है और उसको डिज़ायर्स चाहिए। उसको वो डिज़ायर है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। तो ये डिज़ायर उसको एक सोरो की तरफ ले जाती हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध जी ने भी कहा था कि जो डिज़ायर हैं वो हमें सोरो की तरफ ले जाती हैं। जब हम ये डिज़ायर को अपने काबू में कर लेंगे, अपने सिचुएशन को समझेंगे कि अभी प्रेजेंट में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या मेरा पास्ट इम्पोर्टेंट है या मेरा फ्यूचर। अभी हमें प्रेजेंट में जीना है जेन जी को, और फ्यूचर के बारे में प्लान करना है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि वो प्रेजेंट को भूल गए हैं, फ्यूचर में जी रहे हैं कि फ्यूचर में ये करूँगा, लेकिन वो प्रेजेंट में वो एक्शन नहीं कर रहे हैं जो उनके फ्यूचर बनाने के लिए चाहिए, जो कि उन्हें डिप्रेशन का कारण बनना है। उनके शायद शौक और उनके जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी हाई हैं, अपने से भी और दूसरों से भी। शायद वही डिप्रेशन का कारण है ये। क्योंकि मैम आजकल सबके पास सोशल मीडिया का एक्सेस है, सब मोबाइल पर रील स्क्रॉल करते हैं। अगर मान लीजिए कि 100 रील देखी, 100 रील्स में 70 रीलें ऐसी होंगी जिसमें कार्स, लग्जरी बाइक्स या वॉचेस, लेकिन हर किसी के पेरेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उनके पेरेंट्स आपको 2 GB डाटा दे देंगे, लेकिन वो आपको 2 करोड़ रुपए की गाड़ी नहीं दिलवा सकते। तो वो बच्चा देखता रहता है स्क्रॉल, तो ये उसके अंदर डिज़ायर पैदा हो जाती है कि मेरे पास ये क्यों नहीं है और मुझे ये कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो इसको लेकर ना वो थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वो हाई एक्सपेक्टेशन रखने लगता है, प्रेजेंट में वर्क नहीं करता है, फ्यूचर की बात नहीं सोचता है, इस वजह से। बहुत सही ऋषभ, सही कहा आपने ये बात। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूँगी और दोनों की अलग अलग राय चाहूँगी। आप दोनों ही कुछ साल बाद पेरेंट बनेंगे, तो आपको क्या लगता है कि जो पेरेंट आपके हैं, मिलेनियल्स पेरेंट आपके हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स से अच्छे पेरेंट बनेंगे या उनसे आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है? मानसी क्या कहना चाहेंगी आप? मैम बेसिकली शायद नहीं, बिकॉज हाँ शायद बेटर इन्वॉल्वमेंट दे पाऊँगी। उनकी जो एक जनरेशन गैप हम शायद डील कर रहे हैं वो शायद तब कम होगा, बट सेक्रीफाइस एक थिंग है। हम जेन जी सेक्रीफाइस ही करना चाहते हैं, हम टाइम डिवोट नहीं करना चाहते, हम अपनी इनर पीस को किसी को ख़राब नहीं होने देना चाहते, और हम अपनी चीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। वहीं हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए प्रायोरिटाइज जो करने की चीज़ है वो हम है, वो हर चीज़ लगा देंगे हमारे लिए, हर सेक्रीफाइस कर लेंगे। खुद एक जोड़ी जूता लेने में सालों लगा देंगे, लेकिन हमें हर महीने दिला देंगे। तो शायद वो चीज़ चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो शायद मेरे हिसाब से मैं अपने पेरेंट्स से बढ़कर तो नहीं हो पाऊँ। बहुत अच्छी बात है, मानसी अच्छी थिंकिंग रखती है। जैसे ऋषभ आप क्या कहेंगे? आप कुछ भी फादर बनेंगे, एक हस्बैंड बनेंगे, हो सकता है कि आपकी वाइफ जो है वो वर्किंग रहे, तो एज अ हस्बैंड आप कैसे देखते हैं अपने आप को? मुझे लगता है कि आज पेरेंट्स को ना अपने बच्चों के साथ ओपन रहना चाहिए। पेरेंट्स नहीं बनना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि एक अच्छा फ्रेंड बनना चाहिए, जिससे बच्चे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाएँ। अब एक बात बताता हूँ कि ट्यूशन पढ़ने एक बच्ची आती है, तो उसके सिर में चोट लग गई थी, तो बारिश हो रही थी, तो मैंने उसे सुला दिया कि बच्चा आ जाओ, उसमें सो जाओ, आप ठंड लग रही होगी। तो उसके खून निकल रहा था, तो मैंने कहा तेरे आपके तो खून निकल रहा है। तो मैंने उनसे पूछा मम्मा क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा कि मम्मा मारेंगे, पापा मारेंगे। तो मैंने कहा कि क्यों मारेंगे? तो उन्होंने कहा कि मारते हैं, पापा भी मारते हैं, मम्मी भी मारते हैं। तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गया, उसे ठीक कराए, और मैं उसके पेरेंट्स से बात करी कि बच्चों को फ्रेंड बनना है, ना कि एक तरीके से गार्ड। यू आर नॉट अ गार्ड, not a security guard of your parent children's, you are a friend
क्या ऋषभ, पेरेंट को थोड़ा हार्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए? मारना चलो गलत है, मानती हूँ, लेकिन क्या थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए? हर चीज़ को तैयार करने के लिए थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ता है, तो पेरेंट को भी लगाना पड़ेगा शायद अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए। क्या कहेंगे आप? हमें लगता है कि ज़्यादा फोर्सफुली या ज़्यादा स्ट्रिक्टली अपने बच्चों को पालना गलत है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रिक्टली जाएंगे तो वो थोड़ा डरेंगे। हमें लगता है कि थोड़ा लाइटली आप उनको पेरेंटिंग दे सकते हो, और या मैं एब्सोल्युटली मानता हूँ कि कुछ फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे हमें थोड़ा बच्चों को मना करना है, कि जैसे कि स्मोकिंग है, स्मोकिंग नहीं करनी है तो नहीं करनी है, ऐसी अल्कोहल नहीं पीना है तो नहीं पीना है। ऐसी कुछ फील्ड हैं जिसमें आपको स्ट्रिक्टली जाना ही पड़ेगा, एक स्ट्रिक्ट पेरेंट्स बनना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि बच्चा आपसे कहता है कि मुझे पैशन फॉलो करना है अपना, लेकिन आप स्ट्रिक्ट हैं कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, आपको आईआईटी में जाना है, लेकिन बच्चा खुश नहीं है, तो उस चीज़ को भी समझना पड़ेगा पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा चाहता क्या है, मेरे बच्चे की खुशी किस चीज़ में है। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा बैलेंसिंग इज इम्पोर्टेंट। ऋषभ, एक बहुत जो चल रहा है आजकल, सेक्शन 377 ने हमें ये बता दिया कि होमोसेक्सुअल जो है वो कानूनी मतलब अप्लाइड है, मतलब हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे कि चलो ये तो पहले भी होता था लेकिन अब ओपन है, जेंसीज क्या कहती है इसके बारे में? मैम, हमें लगता है कि जो ये होमोसेक्सुअलिटी है ये और देशों में भी थी, काफ़ी समय से चलती आ रही थी। आज ये थोड़ा लाइट इसके ऊपर डली है भारत में। तो हमें लगता है कि अगर 2 पर्सन चाहते हैं कि हमको गे की तरह रहना है, या लेस्बियन या एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के हैं, तो उनको उनकी लाइफस्टाइल जीने देनी चाहिए। हमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उनकी लाइफ में। और अब तो ये कानून लीगली हो गया है कि हम उस एलजीबीटीक्यू लीगलाइज कर दिया है भारत सरकार ने। तो हमें लगता है कि इस पे धीरे धीरे जाके सोसाइटी इसको एक्सेप्ट कर लेगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पहले टैबू लगता था, जैसे कि सती प्रथा। पहले लगता था कि सती प्रथा जो है वो एक कभी ख़त्म ही नहीं होगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगी, लेकिन एफर्ट डाले लोगों ने, एफर्ट डाले, काफ़ी महान लोगों ने एफर्ट डाले, उसको वो ख़त्म हुआ ना। और ये नेचुरल चीज़ है, किसी के हाथ में तो ये चीज़ है नहीं, तो इस चीज़ को मानने तो रहना कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि वो बंदा जो भी है, दो जो भी साथ में रहना चाह रहे हैं, वो एक नेचुरली एक बायोलॉजिकल एक प्रोसेस है जिस पे कोई कुछ कर नहीं सकता, है ना? तो सही है मुझे लगता है। इसमें हमें लगता है कि ये सही है, और समाज भी इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अब रुकने वाला तो नहीं है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते, किसी को अलग नहीं कर सकते। अब जब वो हो रहा है तो वो होगा, चाहे लाइट में हो या पीछे हो, वो होगा तो होगा। इसको लीगलाइज करने में ही, एक्सेप्ट करने में ही सबकी भलाई है। बहुत अच्छा मानसी, आपका भी बहुत अच्छा रहा ऋषभ, क्लियरली थैंक यू दोनों को इतना अच्छा बोलने के लिए। मैं तो चाहूँगी जेंजीज आगे बढ़े, क्योंकि आप लोग हमारे कल के युग हो, है ना? आपसे कल का युग बनेगा, तो ब्लेसिंग्स तो हमारी रहेंगी आप लोगों के साथ। ये बातचीत थी जेंजीज के साथ, आपने सुना, हम इतनी अच्छी बातचीत रही। इसी ही रोचक जानकारी के लिए बने रहिए भारत फर्स्ट टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जी के साथ मैं सुष्मिता रॉय।